एवरीवन। कल हम केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करना सीख रहे थे। इस केमिकल रिएक्शन को हमने कल बैलेंस किया था। मैं आपसे एक प्रश्न करना चाहूँगा, क्या आप इस केमिकल रिएक्शन को देखकर ये बता सकते हैं कि कौन सा रिएक्टेंट या कौन सा प्रोडक्ट किस फिजिकल स्टेट में है? तो आपका आंसर होगा नो। अगर हम हर एक रिएक्टेंट की, हर एक प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट को इनके साथ मेंशन कर दें तो हम इस केमिकल रिएक्शन को मोर इंफॉर्मेटिव बना सकते हैं। अब फिजिकल स्टेट को इस केमिकल रिएक्शन में कैसे मेंशन करना है? अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट सॉलिड स्टेट में है तो हम उसके केमिकल फॉर्मूले के साथ सिंपली S लिख देंगे। वहीं अगर कोई रिएक्टेंट या प्रोडक्ट गैसियस फॉर्म के अंदर है तो हम उसके केमिकल फॉर्मूले के साथ G लिख देंगे। सिमिलरली अगर लिक्विड फॉर्म में है तो L, और अगर वो रिएक्टेंट या प्रोडक्ट एक्वस फॉर्म के अंदर है, एक्वस का मीनिंग उसका वाटर में सोल्यूशन है, तो हम उसको उस रिएक्टेंट प्रोडक्ट के केमिकल फॉर्मूले के साथ AQ लिख देंगे। इस प्रकार हम रिएक्टेंट या प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट्स के बारे में इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। चलिए हम इसी केमिकल रिएक्शन को इनकी फिजिकल स्टेट के साथ लिखते हैं। आयरन यहाँ पर सॉलिड स्टेट में लिया है तो ब्रैकेट में हम S लगा देंगे, प्लस 4H2O। वाटर हमने लिया है, वो स्टीम की फॉर्म में है और स्टीम हम जानते हैं गैसेस फॉर्म होती है, तो यहाँ वाटर के केमिकल फॉर्मूले के साथ हम स्मॉल g लगा देंगे। एरो का साइन, Fe2O3 सॉलिड स्टेट के अंदर है और हाइड्रोजन जो कि गैसेस फॉर्म के अंदर है। केमिकल रिएक्शन में फिजिकल स्टेट लिखने के अलावा कई बार हम फिजिकल कंडीशंस जैसे टेम्परेचर, प्रेशर या कौन सा कैटलिस्ट यूज़ किया है उसको भी हमें मेंशन करना पड़ता है। जैसे आपको सामने एग्जांपल दिया गया है, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस, हाइड्रोजन गैस और ये मिलकर बना रहे हैं मेथनॉल। इस केमिकल रिएक्शन को एक स्पेसिफिक प्रेशर के साथ करवाया गया, वो प्रेशर है 340 एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो किसी प्रकार की प्रेशर रेंज है या कोई स्पेसिफिक टेम्परेचर है, उसको अगर हमें मेंशन करना है तो इस एरो के ऊपर या नीचे हम उस प्रेशर या टेम्परेचर को मेंशन कर सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है फोटोसिंथेसिस का, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इस केमिकल रिएक्शन को करवाने के लिए या ये केमिकल रिएक्शन सनलाइट और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में होती है, तो ये दोनों यहाँ पर कैटलिस्ट हुए, इनको हम इस एरो के ऊपर और नीचे मेंशन कर देंगे। इस प्रकार किसी केमिकल रिएक्शन को फिजिकल स्टेट के द्वारा, टेम्परेचर, प्रेशर या कैटलिस्ट का यूज करके उस केमिकल रिएक्शन को हम मोर इंफॉर्मेटिव, मोर एक्यूरेट बना सकते हैं। कैटलिस्ट क्या होता है? कैटलिस्ट एक ऐसा सबस्टांस है जो किसी भी केमिकल रिएक्शन के रेट को स्पीड अप कर दे, उस सबस्टांस को हम कहते हैं कैटलिस्ट। इस केमिकल रिएक्शन में सनलाइट और क्लोरोफिल एज ए कैटलिस्ट यूज किए हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बच्चों केमिकल रिएक्शंस के टाइप। इसमें हम पहला टाइप पढ़ेंगे कॉम्बिनेशन रिएक्शन। जैसा कि इसके नेम से ही मेंशन है, इस रिएक्शन के अंदर क्या होगा, दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करने के बाद एक सिंगल प्रोडक्ट बनाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर हम बात करेंगे कैल्शियम ऑक्साइड, इसको हम क्विक लाइम भी बोलते हैं। जब इसके अंदर हम वाटर ऐड करते हैं तो हमें मिलेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसका केमिकल नेम है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, कॉमन नेम है सेलेक्ट लाइम। तो बच्चों इस केमिकल रिएक्शन के अंदर क्या हो रहा है, लेफ्ट साइड के अंदर जो दोनों हैं वो रिएक्टेंट हैं, वो दोनों रिएक्ट करने के बाद मिलकर एक सिंगल
प्रोडक्ट बना रहे हैं। तो ऐसी केमिकल रिएक्शन जिसके अंदर दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएं, उस केमिकल रिएक्शन को हम बोलते हैं कॉम्बिनेशन रिएक्शन। इस केमिकल रिएक्शन को एक्सपेरिमेंटली समझते हैं। एक स्मॉल बीकर लिया, इस बीकर में हमने थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डाल दिया और बाद में ऊपर से हम वाटर ऐड कर देंगे। हम क्या पाएंगे, ये दोनों कंपाउंड केमिकली आपस में रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करने के बाद हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड मिलता है और साथ में हम क्या देखते हैं, इस बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। इसका मीनिंग ये एक प्रकार की कॉम्बिनेशन रिएक्शन तो है ही और साथ में इस रिएक्शन में हीट भी निकल रही है, एनर्जी भी निकल रही है और उसी एनर्जी की वजह से, उसी हीट की वजह से इस बीकर का टेम्परेचर बढ़ जाता है। कॉम्बिनेशन रिएक्शन के और भी एग्जांपल है, जैसे बर्निंग ऑफ कोल। कोल कार्बन की फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में। जब इसको ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर हम बर्न करते हैं तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिलती है। इसके अलावा जब 2 हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करते हैं तो हमें 2 वाटर मॉलिक्यूल मिलते हैं। तो ये दोनों भी कॉम्बिनेशन रिएक्शन के एग्जाम्पल हैं। अब हम इस केमिकल रिएक्शन का एक प्रैक्टिकल एप्लीकेशन देखते हैं। आपने अक्सर सुना होगा कि हम दीवारों पर वाइट वॉश करते हैं, हम दीवारों पर कली करते हैं। तो वास्तव के अंदर कली क्या है? कली के लिए हम जो वाइट वॉशिंग के लिए जो लिक्विड हम इस्तेमाल करते हैं वो है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। और इसी केमिकल हाइड्रोक्साइड की लेयर को हम एक ब्रश के द्वारा हम दीवारों पर लगाते हैं। जब आपने इस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की थिन लेयर को दीवार पर लगा दिया तो वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एयर में मौजूद हवा के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है उससे स्लोली रिएक्ट करता रहता है और 2 से 3 दिन के अंदर वो जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड की लेयर है वो कैल्शियम कार्बोनेट के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। और कैल्शियम कार्बोनेट एक वाइट कलर का सबस्टांस है, वाइट कलर का कंपाउंड है और इसी की वजह से दीवारों पर सफेद रंग की चमक आती है। नेक्स्ट टाइप जो है केमिकल रिएक्शंस में वो है एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन। ये ऐसी केमिकल रिएक्शन है जिसमें प्रोडक्ट्स के साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। एग्जाम्पल के तौर पर हमने एग्जाम्पल पहले भी लिया है, कैल्शियम ऑक्साइड को जब हम वाटर में ऐड करते हैं तो हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैक्ड लाइन एज ए प्रोडक्ट मिलता है, पर इसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। ये वही एनर्जी है जिसकी वजह से बीकर जिसमें हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो बीकर गर्म हो जाता है इस एनर्जी की वजह से। तो ये एक प्रकार का एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है। नेक्स्ट एग्जांपल इसका है बर्निंग ऑफ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस का मेन कंपोनेंट मीथेन है। जब मीथेन गैस को हम ऑक्सीजन गैस की मौजूदगी में बर्न करते हैं तो उसमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसके साथ साथ एनर्जी भी रिलीज होती है। इस एनर्जी का यूज हम करते हैं एज ए फ्यूल या खाना वगैरह पकाने में इस एनर्जी का यूज किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल इसी के अंदर है रेस्पायरेशन का। रेस्पायरेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होता है और ऑक्सीडेशन होने से हमें एनर्जी मिलती है। रेस्पायरेशन सभी लिविंग बींग्स के अंदर होती है। ऑक्सीजन की मात्रा पर डिपेंड करता है कि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा या इनकम्प्लीट ऑक्सीडेशन होगा। हमें जिंदा रहने के लिए फूड की जरूरत पड़ती है। हम जो भी फूड अपनी बॉडी में इनटेक करते हैं उस फूड का फिर डाइजेशन होता है। डाइजेशन होने के बाद हमारे फूड में जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं या फैट्स हैं जिन्हें हम एनर्जी गिविंग फूड भी बोलते हैं, ये डाइजेस्ट होने के बाद ग्लूकोज की फॉर्म में हमारी बॉडी में होते हैं। और जब ग्लूकोज रिएक्ट करता है ऑक्सीजन गैस के साथ जो कि हमारी बॉडी की सेल्स में मौजूद होती है तो इस ग्लूकोज के
और ऑक्सीजन के आपस में रिएक्शन के बाद जो हमें मिलता है फाइनली वो है एनर्जी। अब इस रिएक्शन को हम थोड़ा और डिस्क्राइब करेंगे। ग्लूकोज जिसका केमिकल फॉर्मूला है C6H12O6। ये ग्लूकोज का ऑक्सीडेशन होगा इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस। एक बात ध्यान देना, ग्लूकोज के फॉर्मूले के साथ भी मैंने ए क्या लिखा है, ऑक्सीजन गैस के साथ भी मैंने ए क्या लिखा है, क्योंकि दोनों ही किसी लिक्विड के अंदर दोनों का सोल्यूशन है। क्योंकि ऑक्सीजन गैस भी हमारी बॉडी की सेल्स के अंदर मौजूद है जो कि इनहेलेशन से हमारी बॉडी में आई है, और ग्लूकोज भी हमारी बॉडी के अंदर लिक्विड फॉर्म के अंदर है, लिक्विड के अंदर सोल्यूशन है ग्लूकोज का भी। जब दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं, ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, तो हमें जो प्रोडक्ट मिलते हैं उसमें है कार्बन डाइऑक्साइड गैस, वाटर मॉलिक्यूल और एनर्जी। ये एनर्जी 38 ATP होती है। अगर इस ग्लूकोज के एक मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होगा तो हमारी बॉडी में 38 ATP एनर्जी बनती है। ATP का मीनिंग है एडेनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। आपने 9th क्लास के अंदर पढ़ा होगा। ATP को हम एनर्जी करेंसी भी बोलते हैं। ये वही एनर्जी है जिसका इस्तेमाल हमारी बॉडी की सेल्स करती हैं वेरियस लाइफ प्रोसेस परफॉर्म करने के लिए। तो एक प्रकार से हम कह सकते हैं रेस्पिरेशन भी एक प्रकार की एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन है, क्योंकि इसके अंदर भी एनर्जी रिलीज होती है। तो बच्चों आज के लिए इतना ही। जो भी आज करवाया गया है उन टॉपिक्स को अच्छे से देखें ध्यान से, और कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट जरूर छोड़ें। थैंक यू।